आगे बढ़ते हैं हमारे आज के थॉट ऑफ द डे यानी कि आज के हमारे सुविचार के साथ। और आज का हमारा सुविचार है, यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, यू बिल्ड पीपल, देन पीपल बिल्ड द बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, कोई भी बड़ा काम या बड़ा बिजनेस अच्छे लोगों के बिना पूरा हो नहीं सकता या बड़ा बन नहीं सकता। और जो ये बात समझता है वही असली लीडर कहलाता है। दोस्तों, हाल ही में हुई आईपीएल 2023 की फाइनल मैच इसका एकदम उत्तम और ताजा उदाहरण है। दोस्तों, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सिरों पर आउट हो जाने के बाद भी बचे हुए प्लेयर्स ने अपनी जान की बाजी लगा दी और इस हारी हुई बाजी को जीत लाया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक उदाहरण हमारे एमसीएल में भी है, जिन्होंने कभी अपने आप को औरों से अलग नहीं समझा, लेकिन पूरी टीम ने उन्हें अपना लीडर माना है। पूरी टीम को इन्होंने बांध कर रखा है। तो दोस्तों, ऐसे ही उस लीडर को चलिए आमंत्रित करते हैं। लेट्स वेलकम द फ्रेंड, फिलोसोफर, लीडर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार, एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। तो इसी बुधवार जो है एक नेचर जनरल करके है, जहाँ पे सिर्फ नेचर के रिलेटेड जो रिसर्च पेपर्स है वो पब्लिश होते हैं। और रिसेंटली एक अर्थ कमिटी नाम की एक कमिटी है जिसने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। अगर इस अर्थ कमेटी के बारे में आपको बताऊं तो इस अर्थ कमेटी के लिए पूरे विश्व से कई सारे देश और 40 से भी ज्यादा जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसमें सहभाग किया। और ये सहभाग करने के बाद में इन्होंने ये जो रिसर्च पेपर है उसको पब्लिश किया। और ये जो रिसर्च पेपर है इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अगर हमें ह्यूमन को इस पृथ्वी पे रहना है तो हमारे और पर्यावरण की कुछ बाउंड्रीज है, जो बाउंड्रीज हमें नहीं क्रॉस करनी चाहिए। और ये रिसर्च पेपर में ये बताया है कि हमने ये 8 में से 7 बाउंड्रीज अभी इस मोमेंट पे क्रॉस कर ली है। अगर हम देखते हैं कि और ये 7 बाउंड्रीज क्रॉस करने की वजह से आज पूरे विश्व में 87% पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड है। अगर हम इन बाउंड्रीज को भी समझते हैं तो इन्होंने जो बाउंड्रीज डिफाइन किया है, जैसे कि ग्लोबल टेम्परेचर इनके हिसाब से 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन आज इस मोमेंट पे 1.2 डिग्री सेल्सियस हमने क्रॉस कर लिया है। इन्होंने बायोडायवर्सिटी पे भी बताया है कि बायोडायवर्सिटी अगर ह्यूमन को पृथ्वी पे रहना है तो इतना परसेंटेज बायोडायवर्सिटी रखना पड़ेगा, लेकिन उसको भी हमने 10% क्रॉस कर लिया है। उसके बाद में इन्होंने बताया है कि सरफेस लेवल का जो वाटर है उसको हमें रिटेन करना चाहिए, वो भी ह्यूमन ने क्रॉस कर लिया है। ग्राउंड वाटर लेवल जो कि लिमिटेड, हमने इन्होंने जो हमारा लिमिट बताया था वो भी हमने जो है वो पास कर लिया है। इसके बाद में जो है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये दोनों उन्होंने अलग अलग बाउंड्रीज रखी है कि इतना अमाउंट हमारे जमीन के सरफेस पर रहना चाहिए। ये दोनों जो है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस वो भी हमने क्रॉस कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने ऐसा बोला है कि अपर लेवल जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस नहीं 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम जा सकते हैं, वो भी हमने क्रॉस कर लिया। इन सभी 7 बाउंड्रीज में से जो 8वां है वो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहने वाला एरोसोल। वो एरोसोल ही ऐसा है कि जो हमने अभी तक क्रॉस नहीं किया है। इसके अलावा 7 बाउंड्रीज ह्यूमन ने क्रॉस कर लिया है। अभी अगर हम इसको सोचते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है कि 87% पॉपुलेशन मतलब 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन इन सभी चीजों से अफेक्टेड हुआ है और ये हम देख भी रहे। इसके बाद में अगर अगले ही सोमवार पूरी दुनिया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी जागतिक पर्यावरण दिन मनाएंगे, लेकिन वो पर्यावरण दिन मना के फायदा ही क्या होगा जब हम इसका इम्पोर्टेंस आज के दिन में समझ ही नहीं रहे। अगर हमारे जनरेशन के पास में ये लास्ट मौका है कि हम इस इरिवर्सिबल जो पर्यावरण का मोड है उसको रिवर्सिबल ला सकते हैं, लेकिन अगर ये हमने नहीं किया तो शायद नेक्स्ट जनरेशन को सामने आना पड़ेगा और उनको ये काम करना पड़ेगा। आज की जो कहानी है वो ऐसे ही सिर्फ 10 साल की एक बच्ची की है जिसका नाम है प्रसिद्धि सिंह। प्रसिद्धि सिंह जो बच्ची है वो चेन्नई में रहने वाली है।
चेन्नई में रहने के बाद में बचपन में वो सिर्फ किंडरगार्टन में थी, जब उसके माँ ने उसको बताया कि आज आप स्कूल में नहीं जा सकते हो क्योंकि आज चेन्नई में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये सुन के वो बच्ची बहुत खुश हो गई कि आज मुझे घर पे रहना है। लेकिन उसने देखा कि उसका जो गार्डन था वो तूफान की वजह से तहस नहस हो गया, वहां पे कुछ भी नहीं बचा। वो जब बाहर जाके उसने देखा तो उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पौधे जो उसने लगाए थे, जो बाजू बाजू में लगाए थे, वो सब मतलब अस्त व्यस्त हो गए। लेकिन उसने फिर ये ऑब्जर्व किया कि जो नेटिव पौधे थे, यानी जो लोकल पौधे थे, वो वैसे के वैसे ही रहे। वो पेड़ पौधे और बड़े बड़े ट्रीज भी वैसे रहे जो कि लोकल थे। उसने वही ठान लिया कि आज के बाद वो एक नहीं, दो नहीं, 1 लाख लोकल नेटिव पेड़ लगाएगी। उसने जब ये ठाना तो सब लोग उसको कहने लगे कि ये आप कैसा करोगे। वो हर एक गांव में गई, ग्राम पंचायत से उसने बात किया, स्कूल में गई, स्कूल के बच्चों के साथ में बात किया, और ये सब करके आज यानी 2020 में उसने 1 लाख नहीं 1.5 लाख पेड़ लगाए। और उसको ये लगता है कि सिर्फ भारत देश में नहीं, पूरे दुनिया में मैं सिर्फ एक ही काम करूं, और वो है पेड़ पौधे लगाना, जिसके वजह से उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। और जब उसको, उसकी ये जर्नी इतनी इजी नहीं थी जैसा हमें लगता है। हर किसी के जर्नी में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, चैलेंजेस आते हैं जो उसको पार करने ही पड़ते हैं। और इसको जब ये पूछा गया कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, आप फ्यूचर पे ध्यान दो, तब उसका बोलना ये था कि मेरा फ्यूचर ये पेड़ ही है। अगर मैं अब ये पेड़ नहीं लगाऊंगी तो मेरा फ्यूचर मुझे दिखता ही नहीं। तो अगर हम, जैसा मैं बोलती हूँ, हमें पर्यावरण का महत्व समझना पड़ेगा, और अगर हमारे जनरेशन में ये काम नहीं किया तो शायद ये पूरे सिस्टम इरिवर्सिबल मोड पे चली जाएगी। लेकिन एमसीएल के पास में एक ऐसा व्यक्ति है, और कोई भी रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट होता है, हमारी सभी एक्टिविटीज जो है वो कैटलिस्ट है, जो कि पर्यावरण को हानि निर्माण कर रही है। लेकिन एमसीएल के पास में एक ऐसा एंटी कैटलिस्ट है जो कि इस पूरे रिएक्शन को रिवर्सिबल मोड पे डाल सकता है, और वो है हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आप सबका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, किसी राष्ट्र का इनकम, किसी राष्ट्र की आमदनी, जिसे हम जीडीपी करके कहते हैं, जीडीपी बोलते हैं, तो किसी राष्ट्र की आमदनी और किसी घर की आमदनी सेम जैसे ही होती है। घर में 4 लोग रहते हैं, वो अपने अपने स्किल अनुसार, अपनी पढ़ाई के अनुसार पैसे कमाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अगर उस घर के पास कोई खेती बाड़ी है, कोई संसाधन है, कोई रिसोर्स है, तो उसको जितना ज्यादा डेवलप करे उतना ज्यादा वो घर के लिए इनकम, घर के लिए आमदनी का निर्माण करते हैं। उसी तरह किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र की जब आमदनी की बात होती है, तो उस राष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग उनकी स्किल के अनुसार, वो लोग कितने ज्यादा डेवलप्ड है, वो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए, उसके अनुसार वो राष्ट्र के जीडीपी निर्माण के लिए या आमदनी के निर्माण के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा उस राष्ट्र के पास क्या क्या संसाधन है, उसके राष्ट्र के पास जो संसाधन है उसका जितना ज्यादा पोटेंशियल हम डेवलप करते हैं, उतने ज्यादा राष्ट्र की जीडीपी या आमदनी में उनकी वृद्धि होती है। अभी इस राष्ट्र की आमदनी बढ़ाने के लिए, इस राष्ट्र की कमाई, इनकम बढ़ाने के लिए जो अलग अलग एक्टिविटीज हम सब लोग मिलकर करते हैं, वो सभी एक्टिविटीज 3 अलग अलग सेक्टर में उसका वर्गीकरण होता है। पहली जो एक्टिविटी होते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, इसे रॉ मटेरियल एक्टिविटीज भी कहते हैं। वो एक्टिविटीज होती है जो हम प्रकृति के साथ डायरेक्ट मिलकर करते हैं, प्रकृति के साथ इमीडिएट, प्रकृति के साथ मिलकर जो भी वस्तु का निर्माण किया जाता है, वो सभी प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है खेती, एग्रीकल्चर। और जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उस एग्रीकल्चर में सिर्फ फसल ही नहीं, उसके साथ पशुपालन, उसके साथ मच्छीमारी, उसके साथ फल उत्पादन, ये सब कुछ उसमें आता है। इसके अलावा माइनिंग,
जो हम माइनिंग करते हैं अलग अलग मिनरल्स के लिए, और उस मिनरल निकाल के हम अलग अलग मेटल्स का निर्माण करते हैं, या हम हमारे ईंधन ऊर्जा की जरूरतों के लिए माइनिंग करते हैं, कोयला हो, क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, इसके लिए भी जो माइनिंग करते हैं, ये सब कुछ आता है प्राइमरी एक्टिविटीज में, ये आता है रॉ मटेरियल सेक्टर में। दूसरा जो सेक्टर है उसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी इस सेक्टर में ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज में जो अलग अलग चीजों का निर्माण होता है, उसे रॉ मटेरियल करके इसका इस्तेमाल होता है, और फिर इस रॉ मटेरियल से कई सारी चीजें बनाए जाते हैं। जैसे अगर आपने खेतों से कपास निर्माण किया, कॉटन का निर्माण किया, तो उससे वस्त्र बनाया जाता है। आपने गेहूं का निर्माण किया तो गेहूं से ब्रेड बनाया जाता है, उससे बिस्किट बनाया जाता है। ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी में या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में आता है। आप मिनरल्स, जो भी मिनरल्स माइनिंग करके निकालते हो, उससे जो भी मेटल्स निर्माण करते हैं, ये सभी एक्टिविटीज ये मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है वो है टर्शरी या सर्विस सेक्टर। अभी इस सेक्टर में क्या होता है कि इस सेक्टर में ये जो सभी उपभोक्ता है, लोग हैं, इनके लिए अलग अलग सेवाओं का निर्माण किया जाता है, जिसमें बैंक हो गया, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ये सब अलग अलग सेवाएं हैं, होटल, इवन कि अपनी किराना की दुकान जो है वो भी एक सेवा सेक्टर या सर्विस सेक्टर में आने वाली बिजनेस एक्टिविटीज है। इसके अलावा कुछ लोग सिर्फ 3 नहीं तो 5 सेक्टर मानते हैं, 5 सेक्टर समझते हैं कि इकोनॉमी के 3 नहीं तो 5 सेक्टर है जो इकोनॉमी को देश की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। अभी इसमें 2 अलग जो ज्यादा सेक्टर जो बड़े हुए हैं वो बेसिकली सर्विस सेक्टर को बढ़ा के किए हैं। तो चौथा और 5वां सेक्टर वो बेसिकली सर्विस सेक्टर का अलग अलग उसकी ब्रांचेस है। 14 जो सेक्टर है उसे कहते हैं क्वाटरनरी सर्विस। अभी इस सर्विसेज में, इस सेवाओं में जो सेवाएं दी जाती है, जो काम किया जाता है, वो नॉलेज बेस, यानी आपने जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई के बेस पे, उस नॉलेज के बेस पे उन सेवाओं को दिया जाता है, निर्माण किया जाता है। उसमें क्या आता है? तो उसमें आता है नंबर 1 डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ये सभी लोग पढ़ाई करते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। ये सभी सेवाएं क्वाटरनरी सर्विसेज में आती है। उसके आगे और एक ब्रांच है जिसे कहते हैं क्वीनरी सर्विसेज। अब इस क्वीनरी सर्विसेज में वो सभी हाइट लेवल के, टॉप लेवल के डिसीजन मेकर्स वो सभी यहाँ आते हैं। तो बड़े बड़े कंपनी के सीईओ, बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, वो सब इसमें आते हैं जो देश के इकोनॉमी के लिए एक डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। तो दोस्तों आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पूरी दुनिया की जो आमदनी अगर हम देखें तो पूरी दुनिया मिलके आज के तारीख में 99 से लेके 100 ट्रिलियन डॉलर इतने साल की आमदनी तैयार करती है, सभी देश मिलके। अभी इस सभी देश जो अलग अलग आमदनी बनाते हैं, इस दुनिया की जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें सबसे बड़े पहले जो 5 देश है उसमें से एक भारत है। सबसे पहला है अमेरिका, दूसरे बाद है चीन, तीसरे बाद जापान, बाद में जर्मनी, और 5वें स्थान पे भारत है। लेकिन इनका अगर कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका का है, जो 24 से 25% पूरी दुनिया के लिए आमदनी या जीडीपी बनाता है। दूसरे पायदान पे है चीन, जो पूरी दुनिया का 18% इतना जीडीपी, इतना इनकम, इतनी आमदनी तैयार करता है। तीसरे स्थान पे है जापान, जो दुनिया के लिए 4.25 से 4.5% इतनी आमदनी, इनकम तैयार करता है। चौथे स्थान पे जर्मनी है, जो दुनिया के लिए 4% इतनी आमदनी तैयार करता है। और 5वें स्थान पे हम हैं, 5वें स्थान पे भारत है, जो पूरी दुनिया का 3.5% इतनी आमदनी या इनकम या जीडीपी का निर्माण करता है। तो दोस्तों कोई भी देश कितने जीडीपी, कितना इनकम का निर्माण करेगा, कितनी कमाई करेगा, ये किस पे डिपेंड होता है? तो उस देश में जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेस है, उसको कितना ज्यादा से ज्यादा आप डेवलप करते हैं, उसके ऊपर आपका इनकम होता है। आपकी अगर खेती हो तो खेती कैसे ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो, उससे फिर आपका परिवार का इनकम होता है, वैसे ही होता है। अभी ये जो संसाधन किसी भी देश में होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप के संसाधन होते हैं। एक तो वो संसाधन है जो कुदरत से हमें ऐसे ही मिलते हैं, उसे कहते हैं नैसर्गिक, नेचुरल रिसोर्सेस। और दूसरे वो संसाधन है जो मानव तैयार करता है, उन्हें कहते हैं मैनमेड या मानव निर्मित संसाधन है। जीडीपी के लिए ये दोनों संसाधन ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने जरूरी है। अभी ये नेचुरल, प्राकृतिक जो संसाधन है उसमें क्या क्या आते हैं? तो उसमें आती है मिट्टी, ये पहाड़, ये पानी, ये सूरज, ये क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, सब कुछ।
जो अपने देश में जो मिलता है और जिसका उपयोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए हम कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप देखोगे मानव निर्मित संसाधन, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स अगर कोई है तो वह ह्यूमन रिसोर्स, व्यक्ति, मानव, उस देश में रहने वाले नागरिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्योंकि अगर अपने लोगों को सबसे ज्यादा डेवलप किया, लोग सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसी उनकी स्किल, गुणवत्ता बनाई, तो व्यक्ति, वो इंसान, वो मनुष्य, उस देश में रहने वाले नागरिक, वो अपने आजू बाजू के सभी संसाधनों का मैक्सिमम निर्माण करता है। तो अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए अपने देश में जितने भी रिसोर्सेस है उनको बहुत अच्छी तरह से उनका उपयोग करके अपने देश की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? उस देश में रहने वाले जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा डेवलप। और लोग कैसे डेवलप होते हैं? उस व्यक्ति, उस देश में रहने वाले लोग, उस देश का जो मनुष्य बल है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो कैसे डेवलप होता है? तो उसका एक ही तरीका है, शिक्षा, एजुकेशन। अगर आपको एजुकेशन सही है तो सबसे ज्यादा ग्रोथ उन बच्चों की, उन नागरिकों की होती है। इसलिए आप देखोगे कि ये सभी जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जो बहुत ज्यादा उनका प्रति व्यक्ति इनकम है, ये सभी डेवलप्ड कंट्रीज बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं एजुकेशन के ऊपर। क्योंकि एजुकेशन अच्छे दे, अगर अच्छे नागरिकों का निर्माण किए करे, तो बाकी के संसाधनों का अच्छा उपयोग हो सकता है, इकोनॉमी बढ़ सकती है। इसके अलावा दूसरा जो संसाधन है वो है टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान। विज्ञान तंत्र जितना ज्यादा डेवलप करे वो पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तब्दील होता है, इनकम में तब्दील होता है। इसके अलावा नॉलेज, ज्ञान आपका किसी विषय में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन हो सकता है। और इसका भी आगे जाके नेक्स्ट अगर कोई संसाधन है तो वो है पूंजी। कोई भी देश जब सालों से बिजनेसेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो जैसे घर में हम का काम धंधा करते हैं, पैसे बचाते हैं, रखते हैं बैंक में, और वो पूंजी कई सारी चीजों में हमारे काम आती है, वैसे ही देश का भी होता है। देश जो व्यापार करते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उससे जो भी पैसा देश को मिलता है, वो देश रख के उसकी पूंजी का निर्माण करता है, और वही पूंजी, वही कैपिटल फिर आने वाले दिनों में इस देश की इकोनॉमी और बेहतर बनाने के लिए काम आता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काम करने के लिए काम आता है। लेकिन दोस्तों, जहां तक रिसोर्सेज की बात है, जहां तक इस संसाधनों की बात है, पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो भारत सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा संसाधन अच्छे रहने वाला ऐसा देश है। इनफैक्ट आप, मैं, हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा अमीर ऐसे देश में जन्मे हुए हैं। हमारे पास ऐसा समझे कि हम ऐसे परिवार में जन्मे हुए हैं कि जहां बहुत पुरखों की बहुत बड़ी दौलत है, बहुत ज्यादा जायदाद है। ऐसे इतने सारे रिसोर्सेज आज भारत के पास है, हर तरह के रिसोर्सेज। इनफैक्ट आप अगर भारत के साथ चीन, अमेरिका, इन देशों को मुकाबला करें, तुलना करें, तो ये कहीं भी नहीं है, इतने ज्यादा रिसोर्सेज भारत के पास है। सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्सेज, ये भौगोलिक या प्राकृतिक रिसोर्सेज, इनके तरफ अगर आप देखोगे तो आपको तो ऐसा लगेगा कि मानो प्रकृति ने अपने हाथों से इस देश को बनाया है। ऐसा महान देश, ऐसा विशाल देश कि जिसकी रक्षा खुद हिमालय पिता बन के ऊपर उत्तर में करता है। एक ऐसा देश जिसके नाम पर महासागर है। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 5 महासागर है, इस पृथ्वी के ऊपर 5 महासागर है, लेकिन दुनिया में कोई भी देश नहीं है कि जिस देश के नाम से कोई महासागर हो। एक ही वो देश है, वो भारत। और भारत के नाम से वो महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। और वो हिंद महासागर है कि जो हर क्षण, हर पल हमारे देश के चरण अपने हाथों से धोता है। इसके अलावा इतनी नदियां जो हिमालय से बहती है, उन्होंने कई सालों के बाद हमारी पूरी जो मिट्टी, ये बहुत सुजलाम सुफलाम, बहुत ज्यादा उपजाऊ की है। पूरी दुनिया में ज्यादा उपजाऊ जमीन हमारे पास है। इतना पानी, इतने पहाड़, इतने सब कुछ भर के इस कुदरत ने, इस धरती माँ ने हमें दिया है। और अगर मैन मेड रिसोर्स की बात करें, मनुष्य निर्मित रिसोर्सेज की बात करें, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी जो भी हिस्ट्री है पिछले 10,000 साल की, पूरे दुनिया की सांस्कृतिक या सामाजिक हिस्ट्री है, देश है, उनकी अलग अलग सभ्यता है, इन सभी सभ्यताओं में हमेशा भारत ने हर सेक्टर में दुनिया का नेतृत्व किया है। भारत सभी चीजों में, सभी सेक्टर में इतना ज्यादा डेवलप्ड है कि आप तुलना ही नहीं कर सकते। अभी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं मैं इस वैद्यक शास्त्र से। उपचार पद्धति, अलग अलग तरह की उपचार पद्धति है। आज जो उपचार पद्धति पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको फॉलो करते हैं वो है मेडिकल साइंस।
वही मेडिकल साइंस जैसे मैंने भी पढ़ाई की है, मैंने एमबीबीएस किया है, डॉक्टर लवेश सर उन्होंने भी पढ़ाई की है। लेकिन ये जो मेडिकल साइंस है, ये मेडिकल साइंस सिर्फ 200 साल पुराना है। अभी कोई किसी भी उपचार पद्धति में अगर आपको मरीज को ठीक करना है तो दो ही तरीके होते हैं, एक तो आप उसको दवाई दो और वो उसका इलाज करो, नहीं तो आप उसको उसके ऊपर शस्त्रक्रिया करो, कुछ सर्जरी करो और उसको ठीक करो। दोस्तों ये जो वैद्यक शास्त्र है कि जहां दवाई देके मरीजों को ठीक किया जाता है, ये शास्त्र हमने पिछले 1200 सालों में हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो साइंटिस्ट है बेसिकली सभी लोग, इन्होंने डेवलप किया है 1200 साल। इसलिए आप देखोगे कि कोई भी ऐसी दवा नहीं है हमारे वैद्यक शास्त्र में, आयुर्वेदा में, जो दवाई जिससे साइड इफेक्ट होता हो। आयुर्वेदा दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलप्ड ऐसा शास्त्र है। आधुनिक मेडिसिन में तो कई सारे ऐसी दवाई, कई सारे ऐसे बीमारी है जिनकी वजह क्या है ये हम जान नहीं पाते, हमें पता ही नहीं। एलर्जी क्यों होती है, कैंसर क्यों, वो पूरा इडियोपैथिक करके लिखते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी दवाएं ऐसी है कि अगर उसको थोड़ा सा डोज आपने ज्यादा किया तो उसका साइड इफेक्ट होता है, नॉर्मली भी साइड इफेक्ट होता है, ऐसी दवाई है। लेकिन आयुर्वेदा में ऐसी नहीं, और आयुर्वेदा टेम्पररी रिलीफ नहीं तो कंप्लीट रिलीफ आपको देता है। ये उपचार पद्धति डेवलप किए हमने 1200 साल, उससे भी ज्यादा पीरियड में। जहां तक सर्जरी की बात है, ऑपरेशन की बात है, शस्त्रक्रिया करने की बात है, तो वो हमने डेवलप किए 600 साल से भी ज्यादा पीरियड था, उसमें हमने डेवलप किया। जो चीजें हमने डेवलप की है वो लोग सोच भी नहीं सकते, इतने आगे हमने की। और ये बात वैदिक शास्त्र की तो है ही, लेकिन हर एक सेक्टर में। अभी ये स्थापत्य शास्त्र है, आर्किटेक्चर जो है, ये जो सेक्टर है, अगर हम कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा आधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञान किया है, डेवलपमेंट किया है, रिसर्च किया है, अगर ऐसा किया है तो कौन सी आज की ऐसी वास्तु है जो आप समझते हैं कि जो मार्वल है, जो जबरदस्त है, जो आधुनिक आविष्कार है, जो आपको ऐसा लगता है? लेकिन जब भारत की बात करें तो भारत में आपको हर जगह, आप जिस तहसील में रहते हो, आजू बाजू रहते हो, तो आपको ऐसे कई सारे मार्वल्स दिखेंगे, कई सारे ऐसे आविष्कार दिखेंगे जो आज की तारीख में आधुनिक सभी टेक्नोलॉजी के साथ भी आप नहीं कर सकते। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर जिस जगह पे है, हजारों साल पहले उसको बांधा गया था। अब इस हजारों सालों में कितने सारे प्रलय आए, कितनी सारी हिमवृष्टि हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो मंदिर वैसे के वैसा है। हमारे आंखों के सामने अभी कुछ साल पहले कितना बड़ा प्रलय आया, लेकिन उस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। उस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी शिला है कि जिसकी वजह से जो इस तरह से उन्होंने बनाई है कि कोई भी प्रलय, कोई भी प्रवाह जब आता है तो दो हिस्सों में उसका विभाजन होता है। उस मंदिर में लगे हुए जो पत्थर है उसको इस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। आधुनिक कोई भी सीमेंट आप लाइए वो वैसा काम नहीं करेगा जो काम उन्होंने करके दिखाया है। इतने हजारों सालों के बाद वो पत्थर वैसे ही है, वो मंदिर, वो वास्तु वैसी है। यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल के, अपने देश के कई सारे जाने माने संस्थाएं वहां जाके उन्होंने रिसर्च की है। उनको पता ही नहीं चलता कि पत्थर लाया कहां से आपने, ये पत्थर तो आजू बाजू भी नहीं मिलता। ये हिमालय जहां ये मंदिर है वहां पत्थर नहीं मिलता, ये कहाँ लाया आपने, कहां से लाया और किस तरह से तैयार किया, ये आज भी लोग समझ नहीं पाए। इनफैक्ट ये अजंता की गुफाएं है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक पर्वत के ऊपर से आप चालू करते कुछ काम करना और एक संकुल का निर्माण करते हैं, संकुल, इसी एक इमारत का नहीं तो पूरे संकुल का निर्माण करते हैं, जो हर एक चीज इतनी बारीकाई से, इतनी खूबियां बनाई गई है कि आज भी विद मॉडर्न एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर वगैरह सब कुछ करके भी आप नहीं कर सकते। एक महीने पहले हिलेरी क्लिंटन, यानी बिल क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थे, उनकी पत्नी, और वो खुद पिछले बार चुनाव के लिए खड़ी थी राष्ट्राध्यक्ष के लिए, वो 3 दिन आई थी और सिर्फ 3 दिन यहाँ के यही मंदिर में यही रुकी, सिर्फ ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कैसे बना होगा, कैसे किया होगा। और ये जो आश्चर्य, ये जो मानव है ना दोस्तों, हमारे देश में हर जगह है। आप जिस तहसील में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, आपको आजू बाजू से दिखाई देगा। ऐसे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें कि जो हमें ये बताती है कि कितना आधुनिक, कितना डेवलप्ड हमारा विज्ञान, तंत्रज्ञान, हमारा नॉलेज था, और क्यों हम दुनिया के लिए, हम दुनिया का नेतृत्व हर जगह, हर सेक्टर में करते थे। और अगर इकोनॉमी की बात करें तो हमेशा 40% जीडीपी तैयार की हमने। आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा अमीर जो देश है,
वो दुनिया के लिए 24-25% अगर जीडीपी तैयार कर रहा है, तो हमने हमेशा 40% इतनी जीडीपी तैयार की। लेकिन ये सिर्फ ये अंग्रेज है कि जिन्होंने 300-350 सालों में ये पूरा इतिहास हमारा बदल दिया, ये पूरी तरक्की हमारी बदल दी। और इन्होंने इतना गंदा, इतना खराब काम किया है कि ना कि सिर्फ इन्होंने देश को लूटा, लेकिन ये पूरी जो धरोहर थी, ये पूरा हमारा जो नॉलेज, ये ज्ञान भंडार था, ये अलग अलग तरह के रखे हुए, जो इतने सालों के बाद पढ़ाई करने के बाद जो ज्ञान हमने तैयार किया था, वो पूरा जला के पूरा नष्ट किया उन लोगों ने। तक्षशिला में ऐसी लाइब्रेरी थी कि वो जलते जलते 3 महीने तक जल रही थी। आप सोचिए, हजारों साल तक जिसको मेहनत करके हमने तैयार किया था, इन लोगों ने वो सब उसको नष्ट कर दिया। हर वो काम किया ये नष्ट करने का। हमें समझे ना कि हमारी विरासत क्या है। वो देश जो दुनिया का सबसे अमीर देश था, उस देश में सबसे ज्यादा अकाल पड़ा इन अंग्रेजों के रूल में। और तब से कहानी बदल गई, और आज ये परिस्थिति है कि दुनिया की 5वीं हम बड़ी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारे पोटेंशियल के साथ अगर आप कंपेयर करें, तुलना में हम 10% भी नहीं है। जो देश दुनिया के लिए 40% तक जीडीपी तैयार कर करता था इतने हजारों सालों तक, वो आज 3-3.25% इतनी ही जीडीपी तैयार कर रहा है। और दोस्तों, किसी भी देश की अगर जीडीपी, इनकम बढ़ाना है, आमदनी बढ़ानी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर अगर कोई है इन तीनों सेक्टर में, तो वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इन सभी चीजों का अगर आपको अभी डेवलपमेंट करनी है, हमारे देश को तरक्की करनी है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये सभी देश, अमेरिका, चाइना, या और बाकी के बहुत सारे डेवलप्ड देश, जो छोटे छोटे देश है, लेकिन इनकी प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो हमारे कई गुना है, ये सभी लोग किस पे फोकस करते हैं? तो ये फोकस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग कितनी जरूरी होती है हमारे देश में। अगर आप देखोगे तो हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के लिए 18% तक है। इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 25-26% है, लेकिन उससे भी कम। सर्विसेज का जो कंट्रीब्यूशन है वो बचा हुआ है। लेकिन यही अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करोगे, किससे ज्यादा नौकरियां मिलती है, रोजगार प्राप्त होते हैं, तो सबसे ज्यादा नौकरी, रोजगार एग्रीकल्चर से मिलती है, 47% मिलती है। लेकिन सिर्फ 47% नहीं है, ऑलमोस्ट 60% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको रोजगार प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि 47% जो डायरेक्टली उनको एग्रीकल्चर से ये मिलती है, रोजगार मिलता है। लेकिन इंडस्ट्री में भी अगर देखोगे आप, तो 10% से भी ज्यादा जो इंडस्ट्रीज है, जो एग्रो बेस्ड है, उनमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। लेकिन यही चीज अगर आप बाकी के देशों में देखोगे, डेवलप देशों में देखोगे, या अपने आजू बाजू के जो एशियन देश है उनके तरफ देखोगे, तो उनका एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम है, उनका 10% से कम है, 5-6% तक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्रीकल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो उतना ही इंपॉर्टेंस देते जितना हम देते हैं। हमारे लिए एग्रीकल्चर ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट उनके लिए है। लेकिन वो क्या करते हैं कि जितना माल तैयार होता है एग्रीकल्चर से, वो वैसे नहीं उसको बेचते हैं, तो इमीडिएटली वो माल कहाँ लेके जाते हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाते हैं, उससे ज्यादा मूल्य की चीज बनाते हैं और बाद में उसको बेचते हैं। एग्रीकल्चर में काम करके जितना पैसा उनको मिलेगा उनके देश को, उससे ज्यादा पैसा वो कमाते हैं। वो सभी जो एग्रीकल्चर का प्राइमरी एक्टिविटी का जो कुछ चीज होती है, वो सब चीज वो डालते हैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, और बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वो बढ़ाते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का 40 से 45% तक होता है, और यही हम चुप करते हैं, गलती करते हैं। दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे पूरे देश को कैसे, हमारे देश की इकोनॉमी को कैसे डेवलप करता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो खेती को आधुनिक खेती बनाता है। जो खेती का हम कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, खेती बहुत बेहतर होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें विज्ञान तंत्रज्ञान आना चाहिए। ये सब करने का काम कौन करता है? ये करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए, इन फैक्ट्रियों के लिए खेती में तैयार हुआ जो माल है वो रॉ मटेरियल है, और ये रॉ मटेरियल के हिसाब से उनका फैक्ट्री में माल तैयार होने वाला है, तो पूरा ध्यान उस पर देते हैं। अभी हम जब एमकोल की फैक्ट्री कर रहे हैं, एमसीएनजी की फैक्ट्री करेंगे, तो हम चाहेंगे ना ज्यादा से ज्यादा नेपियर गैस हमें मिले। जब वो ज्यादा रॉ मटेरियल मिलेगा तभी हम
बेहतर कर पाएंगे, और ज्यादा अगर उत्पादन हुआ तो उसकी फिजिबिलिटी में बहुत वो सस्ता पड़ेगा हमें भी उन्हें भी। तो इसी हिसाब से ये लोग काम करते हैं खेती के ऊपर। आज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजराइल, ये सभी खेतों में, उनके देश में खेती की इतनी जो आधुनिकीकरण हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, वो इसीलिए हुआ है कि ये सब 100% बिजनेस के एंगल से किया जाता है। खेती ऐसे नहीं की जाती कि खेती में माल तैयार करना और बेचना है लोकल मार्केट में, नहीं। वो खेती में माल तैयार करना करके हमें फैक्ट्री में लाना है और उससे वस्तु का उत्पादन करना है। बस इस एक चीज की वजह से उनका खेती का इतना आधुनिकीकरण हुआ है। पर एकड़, पर हेक्टर कैसे हम ज्यादा आउटपुट करें, कौन सी चीज, कौन सी वैरायटी लगाए, किस तरह से उसके प्रैक्टिसेस करें, सब कुछ फिर उसमें आती है, क्योंकि उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग की वो एक एक्टिविटी होती है, और वो आउटपुट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इसलिए आप देखो कि इतना अंतर है हमारी पर हेक्टेयर एक उत्पादकता और पूरी दुनिया को, इन देशों के। वो देखते हैं कि कौन सी, वो देखते हैं कि हर जगह पे जो कुछ चैलेंजेस है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, या जो कुछ काम और एफिशिएंटली करना चाहिए, तो वो चीज एफिशिएंट करने के लिए, बेहतर करने के लिए कौन सा मशीन हम लोग तैयार करें। उनके जो मशीन है उन्होंने अपने चीजों के लिए बनाए हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी, उनकी जो इक्विपमेंट्स है, अलग अलग देखते हैं हम लोग यंत्र, वो उनकी जरूरत से उन्होंने बनाई है। उनके में ऐसी खेती होती है, ऐसी जमीन है, ऐसी हवा है, तो उसके अनुसार उन्होंने वो खेती, वो विज्ञान, तंत्रज्ञान, वो मशीनरी वो डेवलप की है। अभी हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या है? एक ऐसी खेती की जहां मिट्टी की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक का पूरा वो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उस पर खेती करते हैं। अभी वो इस ऐसे देशों में करते हैं कि उनके पास जमीन ही नहीं है। जिनके पास ऐसी उपजाऊ मिट्टी नहीं है वो ये करते हैं कृत्रिम हाइड्रोपोनिक्स। जापान में करते हैं, अमेरिका में करते हैं, वेस्टर्न यूरोप में करते हैं, क्योंकि उनके पास नहीं है वो जैसे हमारे पास कुदरत ने जो दिया है वो उनके पास नहीं है। तो वो समस्या सॉल्व करने के लिए फिर उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला है, हाइड्रोपोनिक्स। दोस्तों, अभी इजराइल में भी अगर आप देखोगे ना, इजराइल में टिबक सिंचन की एक करते हैं, इजराइल में अलग अलग मॉडर्न बेहतर खेती की जाती है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऐसा हम समझते हैं। वो क्यों है? क्योंकि इजराइल ऐसा देश है कि उनके यहाँ सिर्फ 20% ऐसी जमीन है कि वहां खेती हो सकती है। इजराइल देश में 80% जो जमीन है वो तो पूरा वीरान है। ऐसी जमीन है कि जहां बिल्कुल खेती नहीं हो सकती। अब ऐसे 80% जमीन पे हम कैसी खेती करें? ऐसे प्रॉब्लम में फिर उन्होंने सब सॉल्यूशन डेवलप किए। जितना थोड़ा सा पानी उनके पास है, कैसे हर एक बूंद का हम उपयोग करें और खेती करें, इसलिए उन्होंने अलग अलग सॉल्यूशन डेवलप किए। इसलिए उन्होंने ठिबक सिंचन डेवलप किया, और वो फिर हम देखते हैं कि वो सबसे आधुनिक, सबसे बेहतर है। वो हर देश अपने प्रॉब्लम से के लिए, उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहा है। इनफैक्ट ये सभी देशों में अगर आप रिसर्च डेवलपमेंट कौन तैयार करता है, अगर आप देखोगे ना, तो हर तरफ आपको भारतीय नजर आएंगे। अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करती है ये देश, इनकी जो R&D फैसिलिटीज होती है, यहाँ बहुत सारे आपको भारतीय नजर आएंगे। हर जगह है, सिर्फ नासा में नहीं, तो हर जगह रिसर्च में भारतीय आपको नजर आएंगे। और ऐसी परिस्थिति में जब हमारे देश का आधुनिकीकरण, हमारे देश में खेती का आधुनिकीकरण के बारे में जब परिसंवाद होता है, जब बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बड़े बड़े लोग मंच पर आते हैं और बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि हमारे देश में तो ये आधुनिकीकरण पॉसिबल ही नहीं। हमारे देश में, हमारे भारत में, जहां लोगों के पास बहुत थोड़ी थोड़ी खेती है, वहां कैसे हम ये यंत्र लाए, कैसे हम लोग ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें? नहीं पॉसिबल है। हमारे देश में जहां ऊपर नीचे जमीन है, ऐसा है, इसकी वजह से हम लोग नहीं कर सकते। मुझे समझ में ही नहीं आता, अगर इजराइल ने अपने प्रॉब्लम्स के अनुसार कुछ यंत्र तैयार किए, अमेरिका ने अगर उसके पास इतनी सारी जमीन है जो बंजर है, उसके अनुसार यंत्र तैयार किए, उसके पास मनुष्य नहीं है, वो सब यंत्र, वो सब चीजें हम कैसे सोचते हैं कि हम यहां अपने देश में लेके आए और उस अपने देश के खेती को, उसका आधुनिकीकरण करें? कैसे उनके जो यंत्र, टेक्नोलॉजी, वो सब लाके हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले? उन्होंने अगर सरदर्द के लिए गोली बनाई है, तो वो सरदर्द की गोली लेके हम अपना घुटनों का दर्द कैसे सॉल्व करें? मुझे बताइए। हमें अपने जो प्रॉब्लम है, इनफैक्ट मैं समझता हूं कि हमारे पास इतने संसाधन, इतनी चीजें जो उनके पास नहीं है, हमारे पास बहुत कम चैलेंजेस है। हम सिर्फ अपने चीजों के ऊपर फोकस करें तो ये सभी सॉल्यूशन हम तैयार कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। हम तो ऊपर से क्या करते हैं कि ये जो
उन्होंने बनाई हुई जो यंत्र है वो यहाँ लाके बेचते हैं। सबसे अच्छा काम भारतीय क्या कर सकते हैं? तो गुलामी। आप आईआईटी में पढ़ते हो, आईआईएम में पढ़ते हो और बाद में क्या करते हो? तो बाद में ऐसी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके बहुत टॉप लेवल, टॉप पोजीशन पे जाके बैठते हो और वहां के मशीनरी आके यहाँ बेचने की काम करते हो, यहाँ परिसंवाद में जाते हो, कॉन्फ्रेंस में जाते हो और वहां बातें करते हो। आप अगर इतने पढ़े लिखे हो तो अपने किसानों के बारे में सोचो ना। सोचो अपने यहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, उसमें कैसे सोल्यूशन लेके जा सकते हैं। इजराइल अगर 80% जो बंजर जमीन उसको इतना कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं? ये कोई करता ही नहीं है। हमें चाहिए कि एक अच्छी राइट टेक्नोलॉजी एट राइट प्राइस हम डेवलप करें। हमारे लोगों की क्या जरूरत है, हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर पूरा फोकस करें तो हम भी बहुत बेहतर ऐसे टेक्नोलॉजी यंत्र का निर्माण कर सकते हैं, जो करना चाहिए। इनफैक्ट अब आज की परिस्थिति ऐसी है भारत में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, क्योंकि ये सब चीज कैसे बेहतर होगी? तो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। कैसे राइट टेक्नोलॉजी आएगी? जब आप मैन्युफैक्चरिंग करो। अभी ये जो हम देखते हैं खेती कैसे बेहतर होगी, आधुनिकीकरण होगी? जब आप मैन्युफैक्चरिंग में काम करोगे, प्रोसेसिंग में काम करोगे, तब आप देखोगे कि कैसे मुझे बेहतर रॉ मटेरियल किसानों से, खेतों से आएगा और उसके ऊपर काम करोगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति आज है। इनफैक्ट जो देखो, मैं सब कुछ जो चीजें होती है जो हम करते हैं, मैं ट्रांसपेरेंटली, सिंसियरली आपके सामने हमेशा रखता हूं। क्लियरली जो भी कुछ होता है मैं क्लियरली आपके सामने रखता हूं, कैसे से होता है, और बहुत ओपनली ये डिस्कस भी करता हूं। मैन्युफैक्चरिंग की आज हमारी ऐसी परिस्थिति है दोस्तों कि इस बायोकोल के लिए, अभी बायोकोल ऐसी संकल्पना ही नहीं थी लोगों को। हमारे भारतीय मार्केट में इनिशियली जो प्रोजेक्ट लगाने थे, हमें एमकोल के लिए जो मशीन्स मार्केट से लेने थे, तो परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ कोई मशीन बनाता ही नहीं है। सबसे पहले तो बायोकोल, एमकोल, ये कोई संकल्पना ही नहीं जो हम लोग डेवलप करते, हमने पहली बार डेवलप किया। और हम ऑफकोर्स आने वाले दिनों में पायोनियर होने वाले इन सब चीजों में, इस सेक्टर में नंबर 1 होने वाले। लेकिन परिस्थिति क्या थी पहले? बायोमास ब्रिकेट, खेतों में जो पड़ा हुआ कचरा है उससे ब्रिकेट बनाना और उसको बेचना। कचरा मिल रहा है, सोयाबीन का कचरा लीजिए, मूंगफली का लीजिए, यहाँ से वहां से लीजिए, उसमें कुछ मिट्टी आती तो डालिए, फिर उसको ब्रिकेट्स बनाए और बेचे किसी भी रेट में। कुछ उसका स्पेसिफिकेशन वगैरह, कुछ क्वालिटी उसका कुछ लेना देना है नहीं। बस वेस्ट मैनेजमेंट जैसा काम है, उसके लिए यंत्र। और कौन से यंत्र? जो भी कंपनी यहाँ सो कॉल्ड यंत्र बनाती है, मशीन बनाती है, कोई खुद नहीं बनाता, कोई उसके ऊपर काम नहीं करता। सालों साल ऐसे ही मशीन बन रहे हैं। और ऊपर से हाइट ये है कि ये लोग सब चाइना से मंगवाते हैं, बाहर से मंगाते, कुछ नहीं खुद करते। खुद करते ना तो बेहतर करने की कोशिश करते, नहीं कर रहे कोई। हर कोई आ रहा है, अपना ठप्पा मार रहा है और उसको बेच रहा है। इससे इवन सोलार पैनल की बात, अभी दुनिया में सबसे ज्यादा सोलार प्रोजेक्ट्स जो लग रहे हैं वो हम भारत लगा रहा है। लेकिन इतनी सारी कंपनियां जो भारत में काम कर रही है, चाहे वो ज्यादा मेगावाट में सोलार के प्रोजेक्ट लगा रही है, या इवन आपके घर पे जो रूफटॉप के ऊपर पानी गर्म करने के लिए जो सोलार का यंत्र लगाया हुआ है, ऐसे अलग अलग बहुत सारी कंपनियां हैं। ये सभी कंपनियां ये जो सोलर पैनल लगाते हैं, कि कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता, ये सभी कंपनियां 95% वो बाहर से यानी चाइना से लेके आते हैं। ये सभी पैनल चाइना बनाता है और ये सिर्फ वहां से लाते हैं और यहाँ फिट करते हैं। लोग बोलते हैं कि यहाँ अगर हम लोग सोलर पैनल तैयार करें तो यहाँ उसको ज्यादा कॉस्ट लगती है। अरे करो ना, फिर कॉस्ट करो, उसके ऊपर काम करो, रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो कि कैसे हम चाइना से बेहतर सस्ती चीजें बनाएं, बेहतर चीजें बनाएं। नहीं करता कोई काम, नहीं, उनको जाना नहीं उसमें, उनको सिर्फ बाहर से लाना है और यहां से बस अपना नाम लगा के बैठना है। ऐसी परिस्थिति आज इस मैन्युफैक्चरिंग में है। तो अगर हमें अपनी खेती को आधुनिक करना है, खेती को बेहतर करना है, खेती की डेवलपमेंट करना है, तो उसका एक ही तरीका है मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप अपने खेती में करेला तैयार कर रहे हो ना, करेला, तो सोचिए कि उस करेला से मैं क्या करूंगा, कि करेला की प्रोसेस करके कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके कौन सी वो चीज मैं तैयार करूंगा जो मैं बेच सकता हूँ, मार्केट में बेच सकता हूँ, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेच सकता हूँ। एक बार आपने ये कर लिया तो फिर आप जाएंगे और देखेंगे कि करेला की कौन सी वैरायटी है जो ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट किसानों को देगी।
फिर किसान भी ऐसे सिर्फ बैलों को लेकर नहीं खेती करेगा, वो भी यंत्रों के साथ खेती करेगा, जब उसको पता है कि ये कंपनी सब कुछ खरीदने वाली है और आप भी उसके तरफ देखो। तो यही एक तरीका है इसको बेहतर करने का। और जब भी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं तो सिर्फ खेती नहीं बेहतर होगी, खेती तो मॉडर्नाइज होगी, आधुनिक होगी, लेकिन उसके साथ हर वो पहलू, पूरा जो वैल्यू चेन है ना, आपने प्राइमरी प्रोड्यूस करके जो रॉ मटेरियल तैयार किया है उससे लेके फैक्ट्री तक हर चीज का आधुनिकीकरण होगा। फैक्ट्री तक वो चीज पहुंचने के लिए जो कुछ होता है हर चीज का आधुनिकीकरण। यानी अगर आप मच्छी मारी कर रहे हैं, अगर आप फल का उत्पादन कर रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं, तो पहले आप देखोगे कैसे उस मछली का शेल्फ लाइफ बढ़े, कैसे इमीडिएटली मैं वो कोल्ड स्टोरेज में रखूं या कौन सी ऐसी सॉल्यूशन वो तैयार करूं कि जिसके वजह से वो जल्द से जल्द फैक्ट्री तक पहुंचे, वो खराब ना हो, फ्रेश पहुंचे, फल वैसे पहुंचे। फिर वो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन को अगर कुछ प्री प्रोसेसिंग करनी है, मछली को कुछ लगाना है, फलों को कुछ प्री प्रोसेसिंग करनी, वो होगा, उसके ऊपर लोग काम करेंगे। ऐसे हर अलग अलग लेवल पे ये वैल्यू चेन मॉडर्नाइज होगी, ये बेहतर होगी। लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन आज हमारे खेतों में, यानी भारत ऐसा देश है कि बहुत सारा एक कृषि माल हमारा सड़ जाता है, खराब हो जाता है। हमारे यहाँ लॉजिस्टिक जो होना चाहिए वैसा नहीं है। लेकिन ये पूरी चीज को जब मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ते हो आप, तो हर चीज का ख्याल रखा जाता है। बेहतर लॉजिस्टिक, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन, बेहतर स्टोरेज इसमें आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये होता है, जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी देश में तो बहुत ज्यादा रोजगार निर्मित इससे होती है। हमने देखा कि अलग अलग वैल्यू चेन पे अलग अलग एक्टिविटीज काम करते हैं। कोल्ड स्टोरेज का अगर काम किया आपने, प्री प्रोसेसिंग काम किया, तो उसके लिए कुछ यूनिट लगाना, उसके लिए कुछ स्किल लेबर तैयार करना, उसके लिए हर चीज के लिए लोग लगते हैं। और फिर ये लोग, उनको तनख्वाह मिलती है, उनको रोजगार मिलता है। और जो खेती के ऊपर प्राइमरी जो चीजें होते हैं उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। आज इतने सारे लोग डायरेक्टली मजदूर करके काम कर रहे हैं खेतों में, खेत हो, फल उत्पादन हो। और हम कहते हैं कि भारत में मजूरी बहुत ज्यादा है। कोई भी चीज अगर वो लोग आए, मजूर आए और हाथ से करे तो उनको बहुत ज्यादा 300-400 रुपया दिन का देना पड़ता है। अभी वो क्यों ना ले, क्योंकि उनको पता ही नहीं है आज आप उनको काम देंगे, आगे के 2 महीने उनको काम मिलेगा कि नहीं, उनको नहीं पता। 2 दिन काम मिलेगा, हफ्ता भर काम मिलेगा, उनको पता ही नहीं आगे क्या होगा। उसी जगह पे अगर उनको 6,000 रुपए की आप नौकरी तैयार करके दो, वो बहुत ज्यादा खुशी से करेंगे 6,000 रुपए के ऊपर। तो इससे लोगों की एक शाश्वत इनकम, एक गारंटी का इनकम शुरू होता है, बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट होती है। इनफैक्ट किसी भी देश में अगर गरीबी का निर्मूलन करना है, अगर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का निर्माण करना है, तो उसके लिए प्री कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा करना पड़ता है, तो वो है मैन्युफैक्चरिंग का निर्माण करना। देश का तो छोड़िए, लेकिन अपने तहसील में अगर आपको ये काम करना है, हमारे तहसील में, हमारे गांव में अगर आपको गरीबी का निर्मूलन करना है, रोजगार निर्मित करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करो। आप अपने तहसील में अगर बिजनेस का निर्माण कर रहे हो और उसमें सिर्फ सेलिंग का निर्माण कर रहे हो या मार्केटिंग नेटवर्क का निर्माण कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। उससे ना गरीबी का निर्मूलन होगा, ना उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट तभी होगी जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे। और आप जब अपने गांव का ख्याल रखोगे, तहसील का ख्याल रखोगे, तो अपना देश ऑफकोर्स वो भी आगे जाएगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इस मैन्युफैक्चरिंग के साथ आप जो चीजें तैयार करते हो ना, वो पूरी दुनिया में बेच सकते हो। और पूरी दुनिया में जब आप एक चीजें बेचते हो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हो, तो आपको बहुत कीमती ऐसा अंतरराष्ट्रीय चलन मिलता है। आज की तारीख में अंतरराष्ट्रीय चलन क्या है, तो अमेरिकन डॉलर अंतरराष्ट्रीय चलन है, जिसके बाद जितना ज्यादा डॉलर उतना उसके बाद अच्छी पूंजी है, वो आगे इकोनॉमिक अच्छी चीजों के लिए उसका उपयोग करेगा। लेकिन हजारों सालों तक ये अंतरराष्ट्रीय जो चलन था वो क्या था, तो वो था सोना। हम कहते हैं कि हमेशा भारत जो दुनिया में सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का निर्माण करता था, अर्थव्यवस्था में नंबर 1 था, और उसके लिए एक ही वजह थी, वो थी एग्रीकल्चर, खेती। एकदम बराबर वो खेती थी कि जिसकी वजह से हम इतनी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। लेकिन सिर्फ खेती नहीं, हमारा भारत वो खेती में तैयार हुआ माल नहीं बेचता था,
तो उससे मैन्युफैक्चरिंग करके वो चीजें बेचता था। हम कपास का निर्माण करते थे और उससे वस्त्र तैयार करके पूरी दुनिया में ये वस्त्र बेचते थे, और वस्त्र में हमारा नंबर 1 था। मैन्युफैक्चरिंग में जो जहाज का निर्माण होता है, पूरी दुनिया में जितने भी जहाज थे वो 50% जहाज हमारे भारतीय बनाते थे। मैन्युफैक्चरिंग मसाले में भी जो चीजें थे वो हम तैयार करते थे, पूरी दुनिया में बेचते थे। मैन्युफैक्चरिंग के सिवा आप कर ही नहीं सकते फॉरेन ट्रेड। अभी उन दिनों जो बिजनेस हमने किए, जो मैन्युफैक्चरिंग करके लोगों को बेचा, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो हम मसाले पूरी दुनिया को देते थे, अभी ये मसालों का बिजनेस करने के लिए जो मोनोपोली थी भारत के साथ, वो थी अरब लोगों की। ये अरब देश है ना अभी, जो भी ऑयल एंड गैस बेच के इतने अमीर हो गए। एक जमाने में ये हमारे मसाले बेचा करते थे, उनकी पूरी मोनोपोल थे, पूरा हमारा मसाला लेकर अगर चाइना को भी चाहिए तो वो देते थे, यूरोपियन बाकी सभी देशों को। और मसालों के बदले में ये क्या देते थे? तो सोना। अंतरराष्ट्रीय चलन क्या था उस टाइम पे? सोना। ये लिखा हुआ है सभी जगह ग्रंथों में भी कि वो जहाज भर के सोना लेके आते थे भारत में, और वो सोना भारत को देके उसी जहाज में फिर मसाले लेके चले जाते थे। तो भारत के पास इतना ही अंतरराष्ट्रीय चलन, इतना सोना था, और इसी की वजह से भारत को हमेशा सोने की चिड़िया कहते हैं। और आज भी ये जो परिस्थिति है ना किसानों की, पता जो अभी देखे ना, हमारे जो भी प्रोड्यूस होते हैं, जो भी हम लोग फसल उगाते हैं, उसको क्या रेट मिलेगा, क्या दाम मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा ही नहीं है। और जब भी मैं ये एग्जांपल देना चाहता हूं तो हमेशा वो एग्जांपल जो मेरे सामने आता है वो एक प्याज का है। ऐसी कौन सी वस्तु ऐसी हो सकती है, कौन सा ऐसा बिजनेस हो सकता है कि जहां उस प्रोडक्ट का मूल्य 10 गुना बढ़ता हो, 10 गुना कम होता हो? ऐसा कैसा हो सकता है? यानी जब मार्केट में सप्लाई कम होता है, डिमांड बढ़ता है, तो प्याज 50-60 रुपए किलो हो जाता है। वो देख के किसान पैसे लाता है, यहां वहां से कर्जा लेता है, प्याज की खेती करता है, और 3-4 महीने के बाद जब फसल आती है तब देखता है तो मार्केट में वो उसका मूल्य जो 50-60 रुपए किलो था वो 5 रुपए भी नहीं है। यानी वो फसल में काट के मार्केट तक लेके जाऊं इतना भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि बिल्कुल उससे भी ज्यादा पैसा ही मुझे देना पड़ेगा, उससे 1 रुपए का फायदा नहीं होता है किसान। ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया में कोई भी धंधा ऐसा नहीं होगा जैसे किसान आज की तारीख में हमारे देश में करते हैं। चाय का भी ठेला लेते हैं तो हमें पता होता है कि चाय 5 रुपए में बेचनी है, 10 रुपए में बेचनी है, कोई 5 की 50 कभी नहीं होगी, या 5 से 50 पैसे। और ये अगर परिस्थिति बदलनी है तो उसका भी एक ही तरीका है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। उस प्याज के ऊपर क्या चीज तैयार कर सकते हैं, तो कौन सी वो चीज है, वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोसेस करके बेच सकते हैं। अगर वो हम करें तो किसानों को भी एक शाश्वत इनकम, एक गारंटेड इनकम मिलेगा, और फिर उस इनकम के साथ फिर उनकी जो परिस्थिति है वो बेहतर होती जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अगर हमारे देश में देखोगे तो हमारे देश में अभी इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल अच्छी नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जीडीपी के लिए सिर्फ 16 से 17%। और उससे भी एक और खेदजनक बात यह है कि कई सालों से ये जो ग्रोथ है ये ऐसी स्टैग्नेंट ही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं वैसे डेवलप हो रहा है जैसे होना चाहिए, और उसी की वजह से आज इकोनॉमी में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है देश का वो कम है, वो उतना नहीं जितना होना चाहिए। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग में भारत हमेशा अव्वल था। 40% हमारा कंट्रीब्यूशन था मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इनफैक्ट 1750 तक पूरी दुनिया में जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ भारत के जीडीपी की नहीं, पूरी दुनिया में जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो 25% भारत तैयार करता था। और ऐसी परिस्थिति में मैन्युफैक्चरिंग का महत्व समझने के बाद आप जब एमसीएल बिजनेस मॉडल को समझेंगे, एमसीएल जिस तरीके से काम कर रही है, एक तो एमसीएल ऐसे हमारे बिजनेस मॉडल्स हैं, ऐसे स्ट्रैटेजीज है कि हम हर जगह पे, हर लेवल पे हम देखते हैं कि किस तरह हम लोगों का सहभाग, लोगों का कंट्रीब्यूशन बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा करा के थे, एक नंबर। लेकिन दूसरा, हमारा जो फोकस है हर चीज की एक्टिविटी का, हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, हर बिजनेस की एक्टिविटीज का, वो है मैन्युफैक्चरिंग। पूरा जो हमारा बिजनेस मॉडल है एमसीएल का वो 100% फोकस है मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, बेसिकली हम जो सेक्टर डेवलप कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग। इनफैक्ट आप जो अभी एमसीएल परिवार में काम कर रहे हैं, सभी जो उद्योजक है, हमारे परिवार के सभी उद्योजक, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो कि जिन्होंने ऑलरेडी कोई बिजनेस किया है, वो करने के बाद अभी आप एमसीएल का काम कर रहे हो,
या हो सकता है कि आप एमसीएल के साथ साथ कुछ अपना दूसरा अलग बिजनेस कर रहे हो और उसके साथ एमसीएल कर रहे हो सकता है कि आपने अभी तक कोई बिजनेस नहीं किया होगा, पहली बार आप एमसीएल के थ्रू कोई बिजनेस कर रहे हो, लेकिन एमसीएल में आने के बाद आप बाकी के बिजनेस वगैरह उसकी पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीजें देखी, आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए और फिर आपने सिलेक्ट किया एमसीएल के उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। मुझे बताइए, आज मार्केट में जितने भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, आपने पढ़ाई की होगी, आप देखते होंगे, मुझे बताइए कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है? सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस क्या है? तो फ्रेंचाइजी मॉडल है ना। आपको ये चाय बनानी है, आपको ये बर्गर बनाना है, आपको ये सब बनाना है, ये सबसे फेमस पॉपुलर ऐसा बिजनेस मॉडल है जो अपॉर्चुनिटी आज मार्केट में रहेगी। या कुछ बिजनेस मार्केटिंग का, सेलिंग का, ऐसे अपॉर्चुनिटीज है। अगर कुछ तैयार भी करना है तो आपको बोलेंगे कि ये पेन है, ये पेन हमको तैयार करके दीजिए, बस ऐसी है। कौन सी ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कौन सी ऐसी कंपनी है मार्केट में, भारत में, जो ये कहते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कीजिए, जबकि कोई मैन्युफैक्चरिंग में काम करने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में काम कीजिए इस तरह से, और कौन सा काम कीजिए, तो आप उसकी पूरी लिबर्टी आपके पास है, आप डेवलप कीजिए, आप पोटेंशियल डेवलप कीजिए। आप जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, लोगों को क्या चाहिए, कौन सी चीजें लोग कर सकते हैं, कौन सी चीज है वो जो लोगों के साथ तैयार करके हम लोग बेच सकते हैं मार्केट में, वो डेवलप कीजिए। आप मैक्सिमम पोटेंशियल डेवलप कीजिए जो भारत का है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आज के देश में कौन देगा, मुझे बताइए। कोई मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटी आपको देगा नहीं, क्योंकि ये कंपनियां खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहती, कोई करना नहीं चाहता मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जाना, काम करना, तो बहुत उस पर चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे काम है वो करने पड़ते हैं। अभी आज 15 फैक्ट्री हमारी चल रही है और 80 फैक्ट्री एमकुल की आएगी, एमसीएनजी की फैक्ट्री आएगी। अभी जो फैक्ट्रियां चल रही है उनको पता है कि हर दिन कोई ना कोई एक चैलेंज है। और जो कर्नाटक में चल रही फैक्ट्री, उसकी चैलेंजेस अलग है, आजू बाजू की परिस्थिति अलग है। राजस्थान में जो फैक्ट्री चल रही है उनके चैलेंजेस अलग है, उनकी परिस्थिति अलग है। तो हर लेवल की परिस्थिति अलग है, उस पर काम करना पड़ता है। धीरे धीरे वो आप समझते हैं, बेहतर होते हैं। लेकिन इन्हीं चीजों के साथ जब आप एक काम करते हैं, तो इन्हीं चीजों के साथ फिर वो सेक्टर में आप सबसे बेस्ट काम करते हो, सेक्टर में बेस्ट नंबर 1 का काम करते हो। किसी चीज को सिर्फ डुप्लीकेट करना और बनाना और खुद से डेवलप करना, इसमें बहुत अंतर है। हमारी कंपनी ये करना ही नहीं चाहती, हमारी कंपनियां, हमारे देश की कंपनियां इस झंझट में पड़नी ही नहीं चाहती। लेकिन इस पे काम कौन करता है? इस पे काम करता है अमेरिका, इस पे काम करता है चीन। मैन्युफैक्चरिंग में भले टाइम लगता हो, भले ही तो दिक्कतें आती हो, लेकिन उससे बहुत सारी सीख मिलती है, बहुत सारी सीखते हैं हम लोग। हमारे देश की मेंटालिटी है कि 2 महीना भी अगर कुछ काम ठीक ठाक नहीं चले तो हमको लगता है नहीं, ये मेरे बस का काम नहीं। और अमेजोन को देखिए, अमेजोन पहले 8 साल अमेजोन को 1 रुपया भी नफा नहीं हुआ था, 1 रुपया। 8 साल वो अकेला आदमी दिन रात करता था काम। वैसे उसने शुरुआत की, 8 साल तक उन्होंने काम किया, उसको जरा भी प्रॉफिट नहीं था। उसके बाद 8 साल के बाद उसका प्रॉफिट शुरू हुआ। लेकिन आप अभी देख सकते हैं कि अमेजोन वो काम कर रहा है, कोई दूसरी कंपनी उसको कॉम्पीट नहीं कर सकती। और आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन वो बन चुका है। ये फायदा होता है मैन्युफैक्चरिंग का। और इसलिए अमेरिका, चीन, ये सभी देश, जर्मनी, जापान, ये सब मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं। और हमारे देश में नहीं, हमारे देश में तो छोटी कंपनी छोड़ रही है, बड़ी कंपनियां भी काम नहीं करना चाहती। रिलायंस जैसी कंपनी, अभी आप कोई भी मॉल में चले जाइए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इतने बड़े बड़े जो मेट्रो के मॉल है वहां तो जाके देख ही सकते हैं आप। लेकिन छोटे छोटे शहरों में जो मॉल है वहां जाके देखिए, और वहां देखिए कौन से ब्रांड बेचे जाते हैं। मैक्सिमम ब्रांड ये अपने देश का कोई है ही नहीं, कोई मैन्युफैक्चर नहीं, हमारे लोग सिर्फ बेचते हैं। यहां तक कि बनियान अंडरवेयर की जो बात है, वहां में भी अभी जॉकी नाम की एक कंपनी जो सबसे ज्यादा बिजनेस कर रही है, बनियान सबसे ज्यादा वो अमेरिकन कंपनी बेच रही है। क्योंकि जब रिलायंस जैसी कंपनी जो जिसके पास सब कुछ है, वो बेच रही है, वो सिर्फ मार्केटिंग में, वो नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में। आज दुनिया में जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट्स है ना, ये सभी मॉल में दिखाई देते हैं, ये सभी दुकान रिलायंस के। रिलायंस इनका डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया का। ये हमारी परिस्थिति है। और ऐसी कोई नहीं आना चाहता मैन्युफैक्चरिंग में, और ऐसी परिस्थिति में एमसीएल ये काम कर रहा है।
आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में एमसीएल का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? क्यों करते हैं? अभी बायोफ्यूल्स में इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद हम चालू सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के साथ करते हैं। क्यों करते हैं? कोई कंपनी दूसरी होती थी, बोलते कि हम लोग पहले बायोकल का देखते हैं, थोड़ा सा बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, सेल करते हैं, बाद में अपनी खुद की फैक्ट्री के बारे में सोचते हैं। हमको पता है ये इसका कुछ नहीं होने वाला। हमको पता है सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है फैक्ट्री। किसानों की परिस्थिति में सुधार लाना है, गांव में व्यवस्था का, उस आमदनी का निर्माण करना है, एम्प्लॉयमेंट का निर्माण करना है, तो एक ही चीज है फैक्ट्री। वो फैक्ट्री है, वो जो सब चीजें करेगी, वो सभी एस्पेक्ट को डेवलप करेगी, इकोनॉमी को डेवलप करेगी। जब फैक्ट्री आप लगाएंगे तब फिर लोग नेपियर घास के बारे में देखेंगे कि कौन सी वैरायटी बेटर है, कौन से ज्यादा यील्ड देगी, कौन से ज्यादा फसल किसानों को मिलेगा, ज्यादा पैसा उनको मिलेगा, कौन सी बेहतर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। अभी आज की तारीख में इसको काटने के लिए अलग अलग मशीनरीज आप देखते हैं मार्केट, लेकिन जब आप एक काम करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे और देखेंगे, या आज की तारीख में हम रेडीमेड मशीन लेंगे और काटेंगे फसल, हार्वेस्टिंग करेंगे, लेकिन हो सकता है कल इसके ऊपर आप काम करें और इसके ऊपर बेहतर सॉल्यूशन तैयार करें, एक बेहतर इक्विपमेंट, बेहतर यंत्र का तैयार करें जो और एफिशिएंटली इसको काटेगा, जो बहुत कम पैसे में काटेगा और एक अच्छा इकोनॉमिक्स, एक अच्छा प्रॉफिट सबको दिलाएगा। अभी हमारे सामने ये इशू है रॉ मटेरियल का। अभी नेपियर घास को काटने के बाद ये जो रॉ मटेरियल करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं एमकोल के लिए, इसमें 70 से 80% मॉइस्चर होता है, और जब आपको फैक्ट्री के लिए उसको इस्तेमाल करना है तो वो सिर्फ 10% मॉइस्चर चाहिए। कैसे 70-80% से 10% तक उस मॉइस्चर को लेके आए? ड्रायर, और ये ड्रायर करके एक मशीन होती है जो एमकोल में लगती है। आज की तारीख में जो भी ड्रायर है वो हम इसको लगाएंगे तो इतना खर्चा हमारा जाएगा कि पूरा फिजिबल ही नहीं होगा, पूरा पैसा उसमें ही लग जाएगा उसको कम करने के लिए, मॉइस्चर कम करने के लिए। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम सभी लोग मिले, कोई किसान का लड़का, कोई इंजीनियर, आप में से कोई और बेहतर सॉल्यूशन लेके आए कि किस तरह से ड्रायर हम लोग तैयार कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारी पूरी एक टीम लगी हुई है एमसीएल की, इन हाउस टीम, कि कैसे इस ड्रायर को बेहतर करें, कैसे इस इंडस्ट्री में चैंपियन बने, सेक्टर में नंबर 1 बने, और हमेशा के लिए बनेंगे। फिर एक बार एक काम कर लिया तो हर जो इश्यू है ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री में बेहतर करने की, और करेंगे। इनफैक्ट अभी बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने है। जब हमने इस एमकोल की शुरुआत की थी तो हमारे सामने क्या था कि इस एमकोल को तैयार करना और उसको बेचना पावर प्लांट्स। इनफैक्ट कितने सारे हमें लेटर ऑफ इंटेंट मिले, ऑर्डर्स मिले कि आप तैयार करो फैक्ट्री में और हमको दो, ये हमारा ऑर्डर है। आप सबको पता है जितना कैपेसिटी हम लोग लगाने वाले थे उसके 1000 गुना इतने ऑर्डर्स अपने पास है आज भी। लेकिन जब काम कर रहे हैं तो पता चला कि इससे बेहतर जो बिजनेस है, जिससे ज्यादा लोगों का ख्याल रखा जा सकता है, ज्यादा लोगों को रोजगार निर्माण किया जा सकता है, पैसे कमा के दिए जा सकता है, वो कुकिंग सिस्टम है। फैक्ट्री को वो कोयला देने के बजाय आज हमारे देश में 43% परिवार है कि जो एलपीजी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास पैसे नहीं है। 75-80 रुपए, 85 रुपए किलो का जो एलपीजी है वो नहीं वो ले सकते, इसलिए वो आज भी लकड़ी बिकड़ी या गोबर का इस्तेमाल करके चूल्हा जला रहे हैं और कितनी सारी बीमारियां तैयार कर रहे हैं परिवार के लिए। उनको अगर हम लोग एम चूल्हा करके दे, एम स्टोव दे और बिकेट जगह पे पिलेट्स दे तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम समाज का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं चूल्हा सेम वैसे एलपीजी के चूल्हे जैसा ही है। और बाकी के जो बचे हुए 57% लोग हैं जो आज एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, 80% से लेके 120 रुपए किलो तक लोग आज ले रहे हैं, कमर्शियल वाले 120 तक ले रहे हैं। अभी ये पैसे देके आप एलपीजी के पैसे किसको दे रहे हैं? तो रशिया को दे रहे हैं। रशिया दे रहा है हमें ये नेचुरल गैस, सब कुछ क्रूड ऑयल रशिया को दे रहे हैं, और रशिया वही पैसे से फिर ये युद्ध कर रहा है यूक्रेन के साथ। क्यों दे हम लोग पैसा? अगर हम एमस्टो का निर्माण करें, पिलेट्स का निर्माण करें तो इनके साथ तो कितने बड़े इकोनॉमी का निर्माण हो सकता है। इतनी जरूरत आज भारत देश में, और ये सब पैसा हमारे किसानों के पास जाएगा, लोगों के पास जाएगा। ये इनोवेशन तब होगा जब आप इसके ऊपर काम करते हैं। इनफैक्ट छोटे छोटे पार्ट्स है, सिंपल सेंसर्स है, सीएनजी के गैस वाल्व है, ये छोटी छोटी चीजें भी हमारे यहाँ नहीं बनती। ये भी आज की तारीख में जहां जहां लगती है वो चाइना से हम लोग लाते मंगाते हैं और उसको लगाते हैं। लेकिन जब हम एक काम करेंगे, हम अभी हर चीज में हम अपनी खुद की फैसिलिटी तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम ये सेंसर्स, ये सब कुछ हम तैयार करेंगे।
और दोस्तों यही तरीका, ये एंटायर स्पेक्ट्रम अगर आप देखोगे, जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, अभी सीएनजी के बारे में, 2 व्हीलर को भी सीएनजी के किट्स लगते हैं, उससे लेकर ट्रक तक, और इस सीएनजी को एलएनजी पे कन्वर्ट करना, उसको बेचना, इन हर चीजों के लिए इतना सारा पोटेंशियल है कि बहुत बड़े लेवल पे उसमें रोजगार निर्मित, रिसर्च, इनोवेशन हो सकता है। और हम करेंगे, आप करेंगे, किसानों के बच्चे, हमारे गांव में रहने वाले, हमारे इंजीनियर्स, हमारे आईटीआई के बच्चे इसमें करेंगे। बहुत बड़ा उसमें कुछ बैकग्राउंड वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ फोकस होकर काम करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन भारत में ही कर सकते हैं। और कोई जरूरत नहीं फिर चाइना से, अमेरिका से कुछ लाने की, हम कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसका हो सकता है, हर अलग अलग सेक्टर का हो सकता है। और दूसरा हमारा बिजनेस है वो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स। वो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स है, तो इसमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने तो कंपलसरी होगी, लेकिन हम उस ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के साथ उसको बेहतर एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। वो हमारा बिजनेस है, वो हमारा फोकस है। उसकी प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग हमारा बिजनेस है, क्योंकि उससे बेहतर इनकम हम किसानों को दे पाएंगे। इनफैक्ट कई सारे प्रोडक्ट, जैसे आज के तारीख में तो रेडीमेड, जैसे ओपन करो खाओ, ऐसे चीजों का निर्माण होता है जो तैयार करके हम पूरे मार्केट में दे सकते हैं। एक्सपोर्ट भी अगर करना है तो रेडी टू कुक, यानी खाना बनाने के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है वो सब तैयारी करके आपको सिर्फ खोलना है और 2 मिनट में, 3 मिनट में खाना तैयार होता है। ऐसी चीजें पूरे दुनिया में बेच सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण इससे करेंगे, ये है मैन्युफैक्चरिंग। अभी एम कैफे के लेवल पे भी जो करना है वो मैन्युफैक्चरिंग ही है। ये बटाटा वड़ा, ये मिसल, ये सब कुछ जो चीजें हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करनी है और बाद में बेचनी है। इंस्टेंट फूड, मैगी, अभी स्विट्जरलैंड जैसा एकदम छोटा सा देश, वहां की वो नेस्ले कंपनी यहाँ आके 20,000 करोड़ का माल बेच रही है, 20,000 करोड़ का सिर्फ मैगी बेच रही है। हम लोग नहीं कर सकते, और वो मैगी जो सेहत के लिए इतना खतरनाक है, वो कर सकते हैं। चिप्स, सिर्फ पोटैटो चिप्स का जो बिजनेस है वो आज 50,000 करोड़ का है, और डॉक्टर बोलेगा पोटैटो चिप्स और चिप्स में वगैरह मत खाओ, बहुत तेल होता है उसमें, बहुत कैलोरीज होती है। वैसे ही बेक्ड अगर चिप्स आप ले, बेहतर सेहत के लिए बेहतर करे, तो उसका भी बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, और वो भी पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। ऑर्गेनिक फ्रूट जूस तैयार करके बेच सकते हैं। यानी हर एक चीज जो हम तैयार करेंगे उसके हर लेवल पे एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, अलग अलग लेवल का होगा। और इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लोग जो लगेंगे उनमें स्किल तैयार करेंगे, उनको सिखाएंगे। तो ये मैक्सिमम जो आज मैन पावर जो मैनुअल लेबर करके काम करती है, अकुशल कामगार करके करती है, वो कुशल कामगार करके इनमें काम करेगी, सिर्फ अकुशल नहीं। तो दोस्तों जब भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और स्पेशली अभी फूड की जब बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ वैल्यू चेन तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर हो, लॉजिस्टिक हो, पैकेजिंग अलग अलग करनी है, उसमें रिसर्च, ब्रांडिंग करनी है। हर लेवल पे हम अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, हर लेवल पे हम बेहतर करेंगे। और अगर एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये 100% मैन्युफैक्चरिंग है। ये एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स तो 100% स्टार्ट टू एंड इज मैन्युफैक्चरिंग। और सबसे अच्छी बात है ना कि इसकी जरूरत नहीं बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री होनी चाहिए, ये घरों घरों में कर सकते हैं, कुछ महिलाएं आके इसको कर सकती है। यानी शहर या गांव में तो हो सकता है, लेकिन शहर में भी हो सकता है। कोई चाल में रह रहा है, झोपड़पट्टी में रह रहा है, वो काम कर सकता है। आपको पता है मुंबई में धारावी करके एक बहुत बड़ी झोपड़पट्टी, जो एशिया में सबसे बड़ी झोपड़पट्टी करके उसका नाम है। उस झोपड़पट्टी में हजारों करोड़ का टर्नओवर होता है साल का, इतनी सारे अलग अलग वस्तु का निर्माण होता है उसमें। तो हम लोग कर ही सकते हैं। और हमें इसके साथ क्या करना है, तो हमें वेरियस पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट को बेचना है, आई मीन उसको रिप्लेस करना है। तो कितने सारे प्रोडक्ट है जिसको हम तैयार कर सकते हैं। और स्पेशली ये सभी प्रोडक्ट जो सस्टेनेबल हो, जो इस पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस कर सके, ऐसे प्रोडक्ट भारत में ही बन सकते हैं। हमारे पास वो कुशलता है जो दुनिया के पास नहीं है, और ये बहुत बड़ी ताकत आने वाले दिनों में हमारी होने वाली है। टेक्सटाइल सेक्टर में जहां हम हमेशा नंबर 1 का काम कर रहे थे, फिर से कर सकते हैं। आज सिर्फ हमारे देश में 16 लाख करोड़ का बिजनेस है। होम डेकोर, यानी घर में जो सुशोभित करने वाली जो चीजें होती है ना, अमेजॉन ने पिछले साल सिर्फ होम डेकोर की जो चीजें जो हाथ से बनाई जाती है, 1000 करोड़ से ज्यादा चीजें वहां बेची, अमेरिका और यूरोप में। और अभी वो कहता है कि 1000 से मुझे 20,000 करोड़ तक जाना है। हम वो तैयार कर सकते, बेच सकते। कॉस्मेटिक्स 2 लाख करोड़ का आज बिजनेस है, पूरा रेवेन्यू वो करेंगे। आयुर्वेदा और ओवर द काउंटर मेडिसिन, यानी पैर दुखता है, मोच आई, इसमें कई सारे आयुर्वेदिक बहुत अच्छे अच्छे विकल्प है।
जो अच्छा उपयोग भी है, अच्छा एक आउटपुट हमारे लोगों को भी देंगे, कस्टमर्स को भी देंगे, और एक बहुत बड़ा बिजनेस का निर्माण इससे हो सकता है। इनफैक्ट हर एक चीज में जब भी इस पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करने के लिए हम रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो कुछ नया करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत कुछ करके रखा है। इतना सब कुछ करके रखा है, सिर्फ अंग्रेजों ने पूरा मिटा दिया। तो हम जब भी काम करेंगे इसके ऊपर री इन्वेंट करेंगे, हम सिर्फ वही खोजेंगे जो ऑलरेडी करके रखा है और हजारों सालों दिए उसको। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये योगा है। आज अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक सभी लोग वो योगा का इस्तेमाल करते, क्योंकि योगा चीज ही ऐसी है। वैसे ही आने वाले दिनों में ये आयुर्वेदा, ये कॉस्मेटिक, ये सभी चीजें ऐसी होने वाली, लोग इसको लेंगे। और इसमें अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल अगर आप देखो भारत का, तो सिर्फ फ्यूल्स में आज 25 से 30% फ्यूल का निर्माण दुनिया के लिए कर सकते हैं। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, अभी निर्यातदार है ऑयल एंड गैस, जो 10% फ्यूल देता है दुनिया को। सोचिए हम अगर 30% दे तो पूरी इकोनॉमी चेंज होगी सिर्फ इस एक सेक्टर की वजह से। दूसरा ये हमारा ऑर्गेनिक फूड का सेक्टर है, पूरी दुनिया में जितना भी बड़ा फूड सेक्टर है 20% हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा मार्केट शेयर हो सकता है। और जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आती है, तब ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो लोग दूसरे देश नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो फर्टिलाइजर ही नहीं है। पूरी दुनिया के लिए 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम लोग बना सकते हैं और बेच सकते हैं। जब पेट्रोकेमिकल्स की बात आती है, जब इको फ्रेंडली सस्टेनेबल चीजों की बात आती है, और जो हमारा पोटेंशियल है वो 20% तक का है, यानी सस्टेनेबल पेंट, सस्टेनेबल फर्नीचर, सस्टेनेबल कपड़े, ये सब कुछ भारत तैयार कर सकता है, आप तैयार कर सकते हैं, हमारे गांव के, हमारे शहर के लोग तैयार कर सकते हैं। और ये इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतना हर एक सेक्टर इतना बड़ा है कि जब हम ये काम करेंगे तब इसी प्रोसेस में अब बहुत ही निसंदेह, बहुत ही आराम से, बहुत ही कॉन्फिडेंटली हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी। धन्यवाद, थैंक यू। इकोनॉमी को किस तरह से सिर्फ तैयार नहीं करना है, संभालना है, और उसको कैसे लोगों के, सही लोगों के हाथों में देना है, ये एक थॉट कितनी गहराई से आज और एक बार श्याम सर ने हमको समझाया है। सो गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया परिवार। और एक शुक्रवार श्याम सर का ट्रेनिंग वेबिनार, और जिसने सुना है उसके दिलो दिमाग पे एक जोरदार प्रहार था। लेट्स बिल्ड द पीपल बिफोर बिल्डिंग द बिजनेस, और बिल्ड द पीपल इज मोर इंपोर्टेंट बिल्ड द बिजनेस। एक थॉट आपने हर एक स्लाइड में, हर एक शब्द में इतनी बारीकी से लोगों के दिलों पे आज छाप दिया है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट है, वो माइंडसेट इनक्रेडिबल इंडिया की बिगेस्ट इकोनॉमी बनाने में हमें काम आएगा। उसके लिए क्या हमें क्या सोच की जरूरत है, वो प्राचार्य ने बताई। सिंह कितनी उम्र है उसकी और कितना बड़ा काम करके उसने दिखाया। क्या सोचा उसने कि इससे उसका क्या फायदा होगा जिंदगी में? जब तक हम इस सोच को नहीं अपनाते तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और ऐसे सोच वाले सारे लीडर्स एमसीएल इंडिया परिवार में हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये देश के लिए बात है। थैंक यू वेरी मच श्याम सर, थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम। और एक बार हमें सिखाने के लिए हमारी सोच किस तरह की होनी चाहिए, हमारी एक्शन किस तरह की होनी चाहिए, और उसके पीछे का व्हाई, वो क्यों, आज आपने और एक बार क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच श्याम सर मैडम, एंड आपको थैंक यू वेरी मच all the leaders or channel partners, MBAs, MVPs, MPOs, BDAs, senior prime BDAs, the people and well-wishers of MCL and the people who believe in the vision of MCL. Thank you very much. हम सबको सच में इस देश की मिट्टी का वास्ता है, और MCL ही स्वतंत्र भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय MCL। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर। एंड दोस्तों, मैं फिर एक बार आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों को शेयर की गई है, आपको आपका फीडबैक उस लिंक के ऊपर जाकर हमें शेयर करना है। याद रखिए, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फिर एक बार आप सभी लोगों का। एंड दोस्तों, मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे प्राची मैडम का,
बिकॉज आज फिर एक बार उन्होंने एक छोटी सी बच्ची किस प्रकार से इस नेचर के बारे में, इस पर्यावरण के बारे में सोचती है और उसे उस पर बदलाव लाने के लिए, उसे और अच्छा बनाने के लिए किस प्रकार से वो अपना योगदान देती है, इसकी स्टोरी हमें बताकर एक अच्छा एग्जाम्पल आज हमारे सामने रखा। और दोस्तों, आप मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर श्याम सर का, जिन्होंने फिर एक बार, जैसे कि अभी हमें नवेश सर ने बताया कि आप हमारा जो वाय है उसे क्लियर करने का काम हर बार श्याम सर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वाय के साथ हाउ, इसको भी आज हमें बहुत ही बारीकियों से बताया है हमारे डॉक्टर श्याम सर ने। क्योंकि जो छोटे छोटे स्टेप्स हमें लेने चाहिए, हम सिर्फ बात करते हैं हमारा देश जो भूतकाल में विश्व की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा था और किस प्रकार से ये सारी चीजें करता था, लेकिन आज भी वो सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे छोटे छोटे स्टेप्स हमें लेने चाहिए, ये अधिक विस्तार से बताने के लिए फिर एक बार आप पूरी एमसीएल परिवार के ओर से मैं श्याम सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच श्याम सर फॉर दिस the way you have explained is really hats off to you. Thanks a lot. And दोस्तों, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे सारे प्राइम बीडीए हमारे एमबीएस एमपीओ, हमारे सारे एमवीपी और हमारे चैनल पार्टनर्स, और साथ ही साथ हमारे सारे के सारे स्टेक होल्डर्स, हमारे एमसीएल परिवार के हिस्सेदार। सो दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड अटेंडिंग दिस वेबिनार। और हर शुक्रवार आपके वजह से हमें और एक ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों, मैं